हाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपीज, जिसे कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपीज का उल्लेख किया गया है। तो चलिए आज इसे अच्छे से पढ़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ब्लेंड देखने को मिलता है। हमारे प्रेम्बल में जिस जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को प्रॉमिस किया गया है उसे मतलब पूरा करने में ये जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो इसमें जो डीपीएसपीज है ये क्या है, एक तरह से किसी भी स्टेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ सेट ऑफ डायरेक्शंस इसके थ्रू दिया गया है। तो अगर यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है कि डायरेक्शन दे रहा है। किसको डायरेक्शन दे रहा है? किसी भी स्टेट को दे रहा है। और क्या दे रहा है? एक तो ये दिया गया किसके द्वारा? बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये किससे डायरेक्शन दिया गया? टू स्टेट। और ये किस लिए दिया गया? फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। वहीं डीपीएसपीज के जस्ट पहले जो पार्ट 3 है, ठीक है, डीपीएसपीज तो किस में देखने को मिलता है? पार्ट 4 में। और इसके जस्ट पहले जो है वो है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स वहाँ देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट दे रही है। किसको राइट दे रही है? किसी भी सिटीजन को जो है, मतलब इंडियन जो सिटीजन है उनको राइट्स दे रही है। और क्या राइट दे रही है? मतलब किसके अगेंस्ट राइट दे रही है? अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, अगेंस्ट स्टेट। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखें, डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिनट, डीपीएसपीज जो है ये नॉन जस्टिसेबल राइट्स है। मतलब कि नॉन जस्टिसेबल कहने का मतलब है कि अगर डीपीएसपी किसी भी कंडीशन में जो है अगर हमें नहीं मिलता है तो उसको लेके हम कोर्ट नहीं जा सकते। वहीं अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये जस्टिसेबल राइट्स है। मतलब कि अगर कोई भी जो है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन करता है तो फिर हम डायरेक्ट जो है वो कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही पे है। अगर दूसरा का डिफरेंस देखें तो ये जो है पार्ट 4 में जो है देखने को मिलता है, वहीं ये जो है पार्ट 3 में देखने को मिलता है। थर्ड अगर डिफरेंस देखें तो ये जो राइट्स है डीपीएसपी, ये क्या है? किसी भी सिटीजन का सोशियो और इकोनॉमिक राइट्स है। वहीं अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये किसी भी सिटीजन का सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है। ठीक है, जैसे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में जैसे कि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है कि फ्रीडम की का बात करता है, इक्वालिटी का बात करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये है। फिर आगे जो डिफरेंस है वो है, ये क्या है कि लीगली मतलब बाइंडिंग नहीं है। ये जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। वहीं ये वाला जो है फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है कि ये लीगली बाइंडिंग इन नेचर है। मतलब किसी भी स्टेट अगर कोई चाहेगा कि किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का हनन कर ले तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो सिटीजन चाहेगा कि हम कोर्ट चले जाए तो वो आराम से जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन डिफरेंस हो गया। चूँकि डीपीएसपीज जो है वो क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। तो ये इस केस में क्या होता है कि अगर कोई भी स्टेट जो है वो उसके लिए ये एक तरह से बाइंडिंग नहीं है। बस ये एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा जो मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ जो सेट्स ऑफ डायरेक्शंस बोल सकते हैं वो दिया गया है। तो इसीलिए केटी शाह ने जो है इससे मतलब जो फंडामेंटल जो डायरेक्टिव डीपीएसपीज जो हम पढ़ रहे हैं उसको एक ऐसा चेक बताया है जिसमें बैंक अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कर सकता है। मतलब कि अगर हम चेक लेके जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमको पैसा दे ही देगा, मतलब वो बैंक का अगर इच्छा होगा तब देगा। ठीक है, तो ये हो गया डीपीएसपीज। अगर डीपीएसपीज में जो है आर्टिकल की बात करें तो डीपीएसपीज जो है आर्टिकल 36 से 51 तक देखने को मिलता है। तो जो पहला 2 आर्टिकल है वहाँ पे जो है, जैसे कि पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 में जो है
यहाँ पे स्टेट के बारे में बताया गया। जैसे हमने यहाँ पे बहुत जगह स्टेट वर्ड का जो है यूज़ हुआ, तो वो स्टेट कहने का मतलब क्या है? अगर नॉर्मली अगर हम समझेंगे तो स्टेट मतलब तो हम समझ लेंगे कि स्टेट किसी भी कंट्री को बोल रहे हैं, किसी भी स्टेट को बोल रहे हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर स्टेट के डिफिनेशन की बात करें तो स्टेट जो है एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हो ही सकता है, पार्लियामेंट भी हो सकता है स्टेट, या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, या कोई भी लोकल अथॉरिटी है। जैसे कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो भी अपने आप में एक स्टेट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टेट की बात करेंगे तो ये नहीं समझना है कि स्टेट जो है सिर्फ किसी कंट्री के बारे में बात करें, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में भी यहाँ पे स्टेट जो है वो डिफाइन मतलब कर सकता है। तो जो आर्टिकल 36 जो है वो वहाँ पे जो है बताया गया है कि जो ये पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 के जो आर्टिकल 12 में स्टेट का जो डिफिनेशन देखने को मिलता है, तो वही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक देखने को मिलता है। तो इसमें जो आर्टिकल 12 में जो है वहाँ पे स्टेट का डिफिनेशन दिया गया है। तो अभी हमने जो पढ़ा कि ये जो लोकल बॉडीज़ है या कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसको हम स्टेट बोलेंगे। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या मतलब बोल सकते हैं, कितना क्या खूबसूरती है कि यहाँ पे दोनों को एक तरह से जोड़ दिया गया। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में बताया गया है वो वही आर्टिकल 36 में जो है सेम स्टेट का जो डिफिनेशन है वो बताया गया, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 36। अब है अगला आर्टिकल 37, ठीक है। तो आर्टिकल जो 37 है वो बताता है कि ये जो है किसी भी मतलब इनफोर्सेबल नहीं है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पर्सन को अगर ये जो DPSPs के बारे में बात किया गया है तो ये अगर नहीं मिलता है तो वो फिर कोर्ट नहीं जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि हमें ये राइट्स देना ही होगा। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि अगर वहाँ पे उस सिटीजन को वो जो राइट नहीं मिलेगा तो वो डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है। लेकिन जब आर्टिकल 37 में जब देखेंगे DPSPs में तो देखेंगे कि ये यहाँ पे साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। कहने का मतलब है जैसे हम DPSPs में दिया गया है कि जैसे बहुत सारा पेंशन योजना, लेट्स अभी बहुत सारा स्कीम अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट चलाती रहती है। तो वो पेंशन अगर वो स्टेट मतलब वहाँ के जो लोग हैं उसके कल्याण के लिए ऐसा दे रही है, लेकिन अगर वो कल को चाहेगी कि नहीं हम बंद कर दें तो फिर वहाँ पे वो सिटीजन जो है वो फिर कोर्ट नहीं जा सकता ये बात को लेके, ठीक है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे जो संविधान निर्माताओं ने इसे क्या मतलब किसी फंडामेंटल राइट्स में उसे नहीं डाला है। अगर यही चीज़ अगर फंडामेंटल राइट में डाल दिया जाता तो फिर वो जो सिटीजन है वो कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट। लेकिन जब ये जो जैसे हमने बात किया किसी भी पेंशन का, तो वो जो है वो आ जाएगा हमारी DPSPs में। जब और सारा आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगा। तो इस तरह से मतलब ये बोल सकते हैं कि ये नॉन जस्टिसेबल है और ये किसी भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला 2 आर्टिकल। अब फिर आगे का जो आर्टिकल है आर्टिकल 38 से लेकर 51, ठीक है। तो वहाँ पे जो है DPSPs का जो डायरेक्शंस है वो दिया गया है। तो ये जो डायरेक्शंस है DPSP इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। 3 कैटेगरी कौन कौन सा है, एक बार इसको मिटा देते हैं। तो जो 3 कैटेगरी है DPSPs का, वो पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीयन और तीसरा है लिबरल। तो अभी इसका मतलब ये जो वर्ड्स है इसका क्या मीनिंग है? जैसे सोशलिस्ट जहाँ पे वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है कि किसी भी कंट्री में इनइक्वालिटी को ख़त्म करने में। मतलब कि अगर वहाँ पे किसी भी स्टेट में कुछ भी रिसोर्सेज है तो उसको इक्वली हर इंसान के पास पहुँचे, तो उसके लिए वो मतलब गवर्नमेंट जो है उसके लिए अलग अलग प्रावधान करती है। तो फिर उसको बोलेंगे कि वो सोशलिस्ट मतलब वर्ड का यही मीनिंग हुआ। तो जो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे आगे तो वो समझ उस जहाँ पे मतलब सोशलिस्ट जो मानसिकता है वो बताया गया है तो फिर उसको बोलेंगे कि ये सोशलिस्ट है। वही गांधीयन की जब बात करेंगे तो गांधीयन जो है वो जो फिलॉसफी है, गांधीयन फिलॉसफी में जैसे कि यहाँ पे विलेज पंचायत जो है, विलेज पंचायत या फिर कॉटेज इंडस्ट्री या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारा जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है।
ठीक है, मतलब गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में बताता है। तो वो जो आर्टिकल है, कौन कौन सा आर्टिकल है। फिर अगला जो है वो है लिबरल। तो लिबरल जो है मतलब लिबरल का मीनिंग हो गया जो फ्री वाला, मतलब फ्रीडम का बात करता है, जैसे किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम का बात करता है, इक्वालिटी का बात करेगा, जस्टिस, टॉलरेंस, ये सारा जो है वो लिबरल पॉलिसीज़ में आ जाएगा। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर लाइफ स्टाइल है, थॉट है, तो वो लिबरल पॉलिसीज़ में आ जाएगा। तो जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो साथ साथ ये भी देखते जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल जो है वो सोशलिस्ट में है, कौन सा गांधीयन है, कौन सा लिबरल है। ठीक है, तो अब आगे जब आर्टिकल्स देखेंगे तो जो पहला आर्टिकल जो है जो डायरेक्शंस देता है किसी भी स्टेट को, वो है आर्टिकल 38। ठीक है, तो आर्टिकल 38 जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कल्याण से। तो कल्याण कहने का मतलब है कि ये जो आर्टिकल है बताता है कि किसी भी स्टेट को सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस या फिर को बढ़ावा देना है। ठीक है, मतलब ये जस्टिस का बात करता है एक तरह से, और यहाँ लोगों के कल्याण का भी बात हो रहा है। मतलब ये एक तरह से किसी भी स्टेट को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको एक तरह से डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसा मतलब पॉलिसीज़ बनाना है किसी भी स्टेट को जिससे लोगों का क्या हो, कल्याण हो, उसका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, तो ये जो, तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी का बात है, तो ये जो है ये सोशलिस्ट जो है विचारधारा में आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल जो 38 है वो किस विचारधारा में आ जाएगा, सोशलिस्ट में। ठीक है, आगे जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 39। तो यहाँ पे अगर कीवर्ड्स याद कर लेंगे हम तो ये सारा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 में देख सकते हैं यहाँ पे कल्याण का बात किया जा रहा है। फिर आर्टिकल जो 39 है वो बोलता है कि समान मतलब समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। साथ ही इसमें बताया गया है कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, एडिक्वेट लाइवलीहुड का व्यवस्था होना चाहिए। तो अगर इसको एग्जांपल से समझें तो देख सकते हैं कि हमारे मतलब किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि मेल और फीमेल जो है उसको जो है सेम वेतन, मतलब समान अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सेम वेतन मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेल है तो उसको ज़्यादा वेतन मिल जाएगा या फीमेल है तो उसको कम मिलेगा। लेकिन चूँकि ये क्या है कि नॉन जस्टिसेबल राइट है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब हम क्रिकेट टीम को देखें, मतलब एक तो मेल क्रिकेट टीम को देखें और एक फीमेल क्रिकेट टीम को देखें, तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के बीच जो है काफ़ी, मतलब ये भी अगर खेलते हैं और ये भी खेलती है तो इन लोगों का मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम है या बोल सकते हैं वेतन है या जो भी इन्हें अमाउंट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है और इन्हें कम मिलता है। तो क्या ये कोर्ट जा सकती है? नहीं जा सकती है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। मतलब समान काम के लिए समान वेतन मिल रहा है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये DPSPs में डाला गया है। ठीक है, अगर इसे फंडामेंटल राइट बना दिया जाता तो ये फिर कोर्ट जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, बस ये क्या है कि यहाँ के जो मतलब स्टेट है उसको एक तरह से डायरेक्शन दिया गया है। साथ ही जो आर्टिकल 39 जो है उसमें जैसे एडिक्वेट लिवलीहुड का बात किया गया है, तो इसके लिए जैसे नरेगा जो स्कीम है उसमें क्या है कि वो लागू किया गया, तो ये 2005 में ऐसे लागू किया गया था। तो ये किस लिए किया गया कि सारे लोगों को ये जो है लिवलीहुड मिल सके। ठीक है, तो ये एक तरह से कोई भी स्टेट मतलब ये किसी भी लोग को एडिक्वेट लिवलीहुड देने के लिए ऐसा मतलब कुछ कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये है। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 39 जो है ये फिर देख सकते हैं यहाँ पे इक्वालिटी का बात कर रहा है, तो अगेन ये सोशलिस्ट राइट है। ठीक है, सोशलिस्ट। फिर आगे जो है वो है आर्टिकल 39A। तो अगर कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में तो इसका मतलब है उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसमें बाद में जोड़ा गया। मतलब वो ओरिजिनली जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय ये नहीं था, तो इसे जो है कब जोड़ा गया, इसे जो है 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, उसके द्वारा ये जोड़ा गया। अगर इसमें जो जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे जितना भी अमेंडमेंट करके जो DPSPs में जो है बहुत कुछ जोड़ा गया, तो वो जो है इसी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976।
तो अगर इस अमेंडमेंट की बात करें तो ये जो है आपातकाल का टाइम था इंडिया में। आपातकाल शायद आपको पता हो 1975 से 1977 तक वो देखने को मिला गया। तो इस समय जो सरकार थी वो क्या की कि बहुत सारा मतलब जब फंडामेंटल जैसे ये जो डीपीएसपीस को जो है ला के कुछ डीपीएसपीस ओरिजिनली था लेकिन उसमें और भी बहुत सारा प्रावधान जोड़ा गया डीपीएसपीस में, ठीक है। तो इस तरह से वो एक तरह से स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये सारा कदम उठाया गया। और ये कब का टाइम था, ये जब आपातकाल का टाइम था, ठीक है। तो ये हो गया 39 ए के बारे में भी पढ़े थे, हाँ 39। अब ए में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का बात किया गया। मतलब कहने का मतलब है ये जो आर्टिकल है, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो आर्टिकल है तो ये बताता है कि यहाँ पे जस्टिस जो है वो सबको मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसको जो है उसको वकील नहीं मिल रहा है तो वो अपना केस नहीं लड़ पा रहा है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर किसी के पास वो उतना साधन नहीं है तो उसको जो है सरकार फिर फ्री लीगल सहायता उसे प्रदान कर सकती है, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल इसके बारे में बताता है। आगे अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 40, तो ये यहाँ पे एक बात और है, ये चूँकि इक्वल जस्टिस का बात कर रहा है फिर इक्वालिटी वर्ड का है तो ये सोशलिस्ट राइट हो गया। तो हमने देखा कि 38, 39 ए ये सारा जो है ये सोशलिस्ट जो है, जो 3 आइडियोलॉजी है उसमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में तीनों आ रहा है। फिर अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 40। तो आर्टिकल जो 40 है वो ग्राम पंचायत का बात करता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो है पहले अभी तो इसे एक तरह से इन्फोर्स कर दिया गया। अभी के टाइम में अगर ग्राम पंचायत है इसको लीगल राइट बना दिया गया। लेकिन जब शुरू में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय ये क्या था कि इसे डीपीएसपीज में ही डाला गया था। मतलब स्टेट को डायरेक्शन देने के लिए कि आपको ग्राम पंचायत बनाना है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, तो ये उस समय स्टेट को डायरेक्शंस दिया गया था। तो ये जो डायरेक्शंस था ये आर्टिकल 40 में दिया गया था, ठीक है। और चूँकि ये गांधीयन मतलब ग्राम पंचायत हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, ये सारा गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये गांधीयन आइडियोलॉजी है, ठीक है। फिर इसको जब लीगल राइट्स बना दिया गया, ठीक है, ये 1994 में पीवी नरसिम्हा राव का जब मतलब सरकार था उस समय ये जो है बनाया गया, ठीक है। मतलब इन्फोर्स किया गया। पहले इन्फोर्स मतलब बाइंडिंग नेचर का नहीं था, लेकिन फिर बाद में इसको अच्छे से लागू करने के लिए इस आर्टिकल को लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 40। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 41। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे दिया गया है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस फॉर ओल्ड एज, सिक, डिसेबल, अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो बेसिकली है ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज में जो मतलब जिनको अलग से कुछ सुविधा का ज़रूरत होता है क्योंकि वो ज़्यादा कैपेबल नहीं है, तो उनको कैपेबल बनाने के लिए, उनको मुख्य धारा से एक तरह से जोड़ने के लिए तो ये राइट्स दिया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि विधवा पेंशन हो गया, फिर या दिव्यांग के लिए जो पैसा आते रहता है, या फिर महिला सम्मान का जो राशि आते रहता है, तो वो जो है वो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 41 में जो बताया गया है उसी को उसी को ध्यान में रख के ये सारा जो है वो लागू किया जाता है। अगेन ये फिर बाइंडिंग नहीं है कि अगर सरकार कभी चाहेगी कि नहीं हमको ये पेंशन जो है वो बंद करना है, अभी नहीं देना है, तो फिर हम उसको लेके फिर कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 41। फिर आर्टिकल 42 में देखें तो ये जो है ये बात करता है प्रसूति सहायता, या फिर जैसे कि ये मैटरनिटी रिलीफ जो है वो सारा इसी आर्टिकल के थ्रू जो है वो सरकार को निर्देश दिया गया है। जैसे कि अगर उन्हें मैटरनिटी लीव दिया जाता है या फिर उनको काम करने के लिए कुछ भी ह्यूमन कंडीशन दिया जाए तो ये फिर आर्टिकल 42 में ही सरकार को निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 42। कोई भी यहाँ पे जब निर्देश जैसे कि डीपीएसपीज में दिया गया है तो फिर वो सरकार इसके लिए क्या क्या कर सकती है, कोई कानून बना सकती है, कोई आयोग बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार जो है फिर कानून लेके आई इसके लिए। तो ये हो गया आर्टिकल 42। तो ये फिर आर्टिकल 42 जो है ये अब किस राइट में किस में आ जाएगा, तो 41 और 42
यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे भी इक्वलिटी का बात किया गया है, फिर यहाँ पे भी इक्वलिटी का बात किया गया है, तो ये भी सोशलिज्म कॉन्सेप्ट है और ये भी सोशलिज्म है, ठीक है। फिर आगे जब पढ़ेंगे तो 43 बोलता है कि न्याय संगत वेतन। न्याय संगत वेतन कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तो लेट्स वो 6 घंटे काम कर रहा है, अब उसको ऐसा नहीं है 6 घंटे काम कर रहा है तो हम 100 रुपया दे के उसको भेज दें, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये जो है ये बोलता है कि नहीं, उसको न्याय संगत वेतन देना है, मतलब इतना वेतन देना है कि वो मतलब डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ वो जी सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 43 जो है एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी का बात कर रहा है, तो ये जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक गांधीयन में देखा आर्टिकल 40 जो कि ग्राम पंचायत का बात कर रहा है, फिर आर्टिकल 43 जो है वो भी गांधीयन प्रिंसिपल का बात कर रहा है। उसके बाद बाकी सारा अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल में है। फिर अगला जब हम देखेंगे तो अगला है 43A। अगेन ये 1976 में जोड़ा गया, तो 43A जो है वो बोलता है कि किसी भी मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए कि वहाँ का जो वर्कर्स है उसका भागीदारी होना चाहिए। तो ये क्यों जोड़ा गया, क्योंकि अगर किसी भी मैनेजमेंट में अगर वर्कर्स का भागीदारी नहीं होगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर्स और वर्कर के बीच कॉपरेशन का कमी हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो डिस्प्यूट है उसको कम करने में दोनों का जो है भागीदारी होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे 43A में ये चीज़ जोड़ा गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो है एक तरह से इक्वालिटी का बात किया जा रहा है, तो ये सोशलिस्ट जो है आइडियोलॉजी के बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर अगला हम देखेंगे तो 43B, तो यहाँ पे जो है 43B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। जहाँ पे कोऑपरेटिव शब्द आ गया तो ये गांधीयन प्रिंसिपल हो गया। तो ये जो है वो बताता है एक तरह से स्टेट को निर्देश देता है कि वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, उसको कंट्रोल करे और मैनेज करे। तो ये जो है 43 इससे डील करता है। फिर अगला जो हम देखेंगे वो है आर्टिकल 44, तो ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है रिलेटेड है। तो ये अगर 44 को देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहने का मतलब है ये बोलता है कि हर रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो या फिर कोई भी तरह का अलग अलग समुदाय हो, तो उसमें जैसे मैरिज है, डाइवोर्स है, तो ये या इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो संपत्ति से रिलेटेड जो भी होता है, तो एक तरह का कानून होना चाहिए। मतलब जैसे अभी के टाइम में हम देखते हैं कि हिंदू का अलग रूल है या मुस्लिम जो है अलग रूल को फॉलो कर रहे हैं, उनका मतलब पर्सनल लॉ जो है वो अलग अलग है। तो चूँकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है सिर्फ DPSPs में है, अभी तक ये लीगल राइट्स नहीं बना है। जिस दिन इसको बना दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लीगल राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा कि हर एक कम्युनिटी के लिए जो पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बनाया जाएगा इन सारे मैटर से रिलेटेड, वो सबको वही फॉलो करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये अभी तक DPSPs में है तो ये अभी उनके लिए बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया UCC या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये फिर देख सकते हैं ये किस में हो सकता है, हाँ ये लिबरल में आ गया, तो ये आ गया लिबरल जो है आइडियोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो है आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 जो है वो बात करता है चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। ये 6 साल तक का जो भी बच्चा है उसके लिए एक तो चाइल्डहुड केयर का बात कर रहा है, दूसरा एजुकेशन का बात कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे इसके लिए सरकार क्या क्या करती है, तो हम देखें कि आंगनवाड़ी जो है, ठीक है, आंगनवाड़ी है, या फिर पोलियो का ड्रॉप देती है सरकार, या कोई भी वैक्सीन दे रही है। तो ये सब जो है वो किस कारण से कर रही है, क्योंकि आर्टिकल 45 में जो है वो मेंशन है कि सरकार कोई भी स्टेट जो है 6 साल तक के बच्चे के लिए ये सारा जो है जो अरेंजमेंट करे। लेकिन ये तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो शुरुआत में ये था, मतलब बाइंडिंग नहीं था। लेकिन फिर क्या किया गया कि 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसे फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, ठीक है। मतलब जो ये देखेंगे कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए क्या किया, मतलब शिक्षा जो है वो कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। तो फिर उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट बना वैसे ही अगर उससे वो चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन पहले जब शुरुआत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फिर उस समय कोर्ट नहीं जा सकता था, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आर्टिकल 45 है ये जो है लिबरल फिर लिबरल आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। तो 44, 45 ये लिबरल आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। अगला हम देखेंगे आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 जो है ये ST SC के लिए विशेष प्रावधान का बात करता है। तो ये आर्टिकल 46 बेसिकली बताता है कि जो भी इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन उनके लिए सरकार को विशेष प्रावधान करना है। तो उसके लिए सरकार जो है ST और SC आयोग बना के रखी है। तो ये जो आर्टिकल 46 जो है ये बात कर रही है, ठीक है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल हो गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जैसे ये हरिजन का जैसे उनके लिए वो काफ़ी मतलब प्रयास किए थे एक तरह से। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये उससे रिलेटेड है, इसलिए ये जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल में आ गया, ठीक है। तो ये 46 हमारा कवर हो गया। आगे देखेंगे 47। तो 47 में बात करता है कि सरकार को पब्लिक हेल्थ को बनाए रखने के लिए प्रोविज़न करना है, या फिर जो शराब वगैरह है या ड्रग्स है उसको रोकने का प्रयास करना है। जैसे बिहार में जो है शराबबंदी है, ठीक है। तो वहाँ पे सरकार जो है इस आर्टिकल के तहत जो है सरकार जो है कदम उठाई और फिर जो शराब जो है उसको वो बंद की, ठीक है। या फिर समय समय पर IFSI का आपने नाम सुना होगा, तो वो सैंपल का जांच करती रहती है। तो ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 47, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकल बोलता है कि पब्लिक हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करना जो हमारे स्टेट का जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये हो गया 47। फिर अगला जो है वो है 48। तो 48 जो है ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। मतलब इसमें स्टेट को निर्देश दिया गया है कि ऐसा मेथड्स अपनाना है जिससे कि जो हमारा जो एनिमल्स है उसको या मिल्च कैटल्स है उसको मतलब स्लाउटर होने से रोकना है, या फिर उसके रख रखाव के लिए मॉडर्न और साइंटिफिक जो मेथड्स है वो अपनाना है। तो इसमें कीवर्ड्स जैसे याद रखना है। तो यहाँ एनिमल से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 48 है। अगेन ये गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल हो गया। आगे हम देखेंगे 48A। इसके बाद जितना भी आर्टिकल मिलेगा वो सारा लिबरल होगा। मतलब 48A है, 49, 50, 51। तो देखेंगे कैसे। तो 48A जो है इसको जो अगेन 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे जो है जोड़ा गया। तो इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का बात किया गया है। जो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करके रखने का बात किया गया है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार जो है समय समय पर कुछ कानून लाती रहती है। जैसे 1972 का जो कानून है तो वो जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है, ठीक है। अगला है 49। तो 49 जो है वो मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का बात करता है। मतलब सरकार कोई भी मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए बहुत सारा स्टेप लेती है। अगेन ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो वो सरकार नहीं भी लेगी तो उसके खिलाफ हम फिर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये क्लियर होगा। फिर आर्टिकल 50 जो है वो बताता है कि जुडिशरी को मतलब एग्जीक्यूटिव से अलग रखने के लिए स्टेप्स लेना है। मतलब जब हम देखेंगे कि जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे दोनों के मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जुडिशरी में जब उसका अपॉइंटमेंट होता है तो वहाँ पे वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग रखा गया है। कुछ चीज़ों को अलग रखना ही अच्छा होता है, ठीक है। फिर है आर्टिकल 51। तो 51 जो है ये प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का बात करता है। तो ये तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा लिबरल पॉलिसी है। ये लिबरल है, ये लिबरल है, ठीक है। तो ये जो है लिबरल आइडियोलॉजी में आता है, ठीक है। तो आज हमने DPSPs पढ़ा जो कि 36 से लेकर 51 तक है। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।